साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बगल की तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है उसको देखने के बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति यही कहेगा कि व्यक्ति बीमार है या कैंसर जैसी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लेकिन सरकार का अघोषित प्रवक्ता बन चुका ये गोदी मीडिया इसी शख्स के बारे में 2 मिनट में आपकी राय बदल सकता है। ये शख्स अगर सरकार पर सवाल उठाने लगेगा, यही शख्स इस बात पर सवाल उठाने लग जाए कि लॉकडाउन की स्थिति में हमारे जैसे तमाम सारे मरीजों को पता ही नहीं है कि हमारे पासेस कैसे बनेंगे और अगर हम अपने राज्य के बाहर कहीं इलाज कराने जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं, इसका इंतजाम सरकार करवा ही नहीं पा रही है। तो भक्तगण आकर के आपको समझा देंगे कि प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किसी राजनीति द्वारा प्रेरित है। क्या ये देश हित में 3 मई तक नहीं रुक सकता है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप अपने नजरिए से किसी बात को सोचने की बजाय इस गोदी मीडिया की एजेंडा सेटिंग के शिकार हो चुके हैं। अमेरिकी अश्वेत अधिकार आंदोलन के एक नेता थे माल्कम एक्स। उन्होंने मीडिया के बारे में कहा था कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अखबार आपको उन लोगों से नफरत करना सिखा देंगे जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उन लोगों से प्यार करना सिखा देंगे जो इस समय उन लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसा इस समय देश में भी हो रहा है। इस समय देश में सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित और परेशान है देश का गरीब, मजदूर और दिहाड़ी वर्ग का व्यक्ति। उसके बारे में आपके मन में एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कि ये लोग तो कई पैकेट ले रहे हैं, इनके घर में सब कुछ भरा पड़ा है। अगर इतना ही पैसा नहीं था तुम्हारे पास तो ये लोग दूसरे राज्यों में कमाने क्यों गए थे? तीसरा एजेंडा आपके मन में सेट किया जा रहा है कि इनकी तो आदत पड़ गई है मांगने की। कहीं भी राशन सामग्री देखते हैं तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। आपके मन में ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब तो इतना ज़्यादा खाना बट रहा है कि एक्स्ट्रा पड़ रहा है, कई जगह पर लोगों को खाना फेंकना पड़ रहा है। एक और आपके मन में धारणा बैठाई जा रही है कि मजदूर कई सौ पैकेट लेकर के उनको बेच भी रहे हैं। इसके अलावा एक धारणा और आपके मन में बैठा ली जा रही है कि मजदूर और गरीब वर्ग ही देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो क्या देश हित में वहां फंसे नहीं रह सकते? उन मजदूरों से पूछिए जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जिनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार अन्य किसी राज्य में फंसे हुए हैं, उनके घर में कोई शख्स बीमार हो गया है। उस शख्स से आप देश हित की बात करेंगे कि या पहले पेट भरने की? मैं इन भक्तों से ये सवाल करना चाहता हूं। आज ये तमाम सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी समस्या का समाधान नहीं बताती है बल्कि आपको किसी दूसरे मुद्दे में उलझा देती है। इस गोदी मीडिया के लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अंताक्षरी खिलवाने की बजाय लोगों को इसी सरकार द्वारा दी गई हेल्पलाइंस नंबर, तमाम सारे नोडल अधिकारियों के नंबर अगर प्रोवाइड कराएं तो तमाम सारे लोगों के पेट में भोजन पहुंच सकता है। मैं आपको आज बिहार से जुड़े हेल्पलाइन नंबर्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बेहद अहम और जरूरी सवाल जिसका उत्तर आज मैंने ढूंढने की कोशिश की है। और सवाल यह है कि अगर आपके घर परिवार का कोई व्यक्ति आपके राज्य के इतर यानी कि दूसरे राज्य में इलाज करवा रहा है या उसको वहां से रेफर किया जाता है तो उसके जाने की व्यवस्था कैसे होगी? आप पास कैसे बनवाएंगे? मैंने उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलाधिकारियों से, शासन में बैठे हुए तमाम सारे अधिकारियों से, प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी से, तमाम लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर अगर कोई शख्स दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो वो जाए कैसे। तमाम सारे डीएम से बात करने के बाद स्थिति ये स्पष्ट हुई कि अभी भी शासन की तरफ से इस बारे में कोई अलग से निर्देश न हो पाने की वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ डीएम ने, कुछ अधिकारियों ने कहा कि हम अपने यहाँ से पास जारी कर रहे हैं इस आधार पर कि मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर लोगों को जाने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन कई जगह के जिलाधिकारियों का कहना है कि हमारे पास कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए हम पास नहीं बना रहे हैं। नेशनल जनमत ने जब इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की तो निकल करके ये आया 16 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी जी ने समस्त जिलों के जिलाधिकारियों, एसएसपी, डीआईजी, आईजी को एक पत्र जारी किया है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ निर्देश देते हुए कहा गया है कि इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। उसी का 5वीं गाइडलाइन है कि अंतर जनपदीय अंतरराज्यीय मूवमेंट पर रोक लगाई जाए। लेकिन उसमें आगे कहा गया है केवल चिकित्सीय कारणों
ऑब्लिक कार्यों को छोड़कर। तो चिकित्सीय कारण तो इमरजेंसी हो गया, और चिकित्सीय कार्य ये हो गया कि आपका इलाज अंतर्राज्य में, यानी कि आप कहीं के भी रहने वाले हैं और आपका इलाज आपके राज्य के इतर कहीं चल रहा है, तो आप उन कागजों के आधार पर परमिशन ले सकते हैं, ये कहा गया है शासनादेश में। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन ये है तमाम सारे जिलाधिकारियों को कि जिलाधिकारियों को जो ई पास की सुविधा दी गई है शासन की तरफ से, उन ई पासिस में अंतर राज्य, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में चिकित्सीय सुविधा के लिए जाने के लिए ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है। तो इस समय जो जिलाधिकारी अनुमति दे रहे हैं वो मैनुअल तौर पर दे रहे हैं। इसलिए मैं प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी से अनुरोध करता हूं कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस बात को क्लियर कर दें और आगे इसका ऑप्शन खुलवा दें, ताकि प्रदेश में तमाम सारे वो लोग जो अपना इलाज कराने के लिए अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के चक्कर में अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज बिना चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में वैसे ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। हालांकि शासन में बैठे हुए कई अधिकारी स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि महामारी एक्ट में प्रावधान है कि डीएम को विशेष अधिकार है कि वो अपने जिले के किसी शख्स को ये चेक करने के बाद कि वास्तव में उसका इलाज चल रहा है और उसको तुरंत चिकित्सीय सुविधा की जरूरत है, तो वो उसको अन्य राज्य में जाने के लिए अनुमति दे सकता है। लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई निर्देश न होने की वजह से ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस शख्स की तस्वीर आपको दिखाई थी वो शख्स उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले हैं और इनका 3 साल से माउथ कैंसर का इलाज चल रहा है। लेकिन इनका इलाज राज्य से बाहर, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहा है। वो तो ये कहिए कि भानु कुमार जालौन जिले के रहने वाले हैं और वहां के जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने मानवीय आधार पर, उस निर्णय के आधार पर इनको जाने की अनुमति दे दी है। लेकिन तमाम जिलों में अभी भी जिलाधिकारियों को भारी कंफ्यूजन है। बस्ती के जिलाधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम जेन्युइन आधार पर लोगों को अनुमति दे रहे हैं। देवरिया में एडीएम प्रशासन से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि डीएम साहब ने मुझे नामित किया हुआ है, तो हम भी जेन्युइन समस्या के आधार पर लोगों को अनुमति दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है शासन में बैठे हुए लोगों से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि कम से कम इस भ्रम को दूर करें उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में इसको लेकर के दिक्कत आ रही है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं कि किस तरीके से जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, वो इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। अमीनुद्दीन अंसारी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के पूना में फंसे हुए हैं। मैंने इनको महाराष्ट्र के नोडल ऑफिसर्स के और हेल्पलाइन नंबर दिए थे। इनका आज फ़ोन आया, इन्होंने मुझे बताया कि ये तकरीबन 16 नंबर्स पर फ़ोन कर चुके हैं। इसका मतलब मैंने इनको जो हेल्पलाइन नंबर दी उससे इनको दूसरा नंबर मिला, तीसरा नंबर मिला, इस तरीके से 16 लोगों के नंबर मिला चुके हैं। अंत में इनको जो पुणे का नंबर दिया गया कि ये व्यक्ति आपकी मदद करेगा, उसका फ़ोन 2 दिन से स्विच ऑफ जा रहा है। इन्होंने बताया कि तकरीबन 10,000 रिक्शा चालक केवल उत्तर प्रदेश के पूना में फंसे हुए हैं, इन लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा उदाहरण उदय भाई कोरी का, ये हमीरपुर जिले के राठ के रहने वाले हैं। चेन्नई में कंदल कोयल नाम की कोई जगह है, वहां फंसे हुए हैं। लगातार हेल्पलाइन पर फोन कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जरूरी सहायता नहीं पहुंच पा रही है। 40 से 50 की संख्या में ये लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि आपने जो नोडल ऑफिसर्स बनाए, निश्चित तौर पर एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश की थी और उस सुविधा की वजह से कई लोगों को मदद पहुंच भी रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर मजदूरों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। नेशनल जनमत के पास हर दिन तकरीबन 100 फोन आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमाम सारी जगह के मजदूर फोन करके बताते हैं कि तमाम सरकारों की घोषणाएं के बाद भी हम उन जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। बात करते हैं बिहार सरकार के प्रयासों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार फाउंडेशन के क्रियाकलापों की डेली तस्वीर डालते हैं और बताते हैं कि हम देश भर के कई सारे
शहरों में खाना पहुंचा रहे हैं जो बिहारी लोग यहां वहां फंसे हुए हैं। लेकिन स्थिति यह है कि नेशनल जनमत के पास डेली सैकड़ों फोन आते हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा फोन बिहार के मजदूरों के होते हैं जो देश भर में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। उनकी समस्या यही होती है कि उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है। बिहार फाउंडेशन कई जगह खाना पहुंचा भी रही है, लेकिन मैक्सिमम जगह खाना नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे पहले तो मैं बिहार के मजदूरों को जो नंबर बताता हूं, एक बार नंबर रिपीट कर देता हूं। बिहार सरकार की तरफ से बिहार भवन नई दिल्ली के 3 फोन नंबर दिए गए हैं। बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त हैं विपिन कुमार, उनके द्वारा 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नोट कर लीजिए, बगल में भी वे नंबर आप देख रहे हैं 011-2379-2009। इसके अलावा 011-230-14326। तीसरा नंबर 011-230-13884। ये तीनों नंबर नई दिल्ली के हैं। बिहार भवन है जो नई दिल्ली में, वहां ये फोन जाएगा। आपको फोन करके बताना है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और देश भर में इस राज्य में फंसा हुआ हूं। इसी तरीके से बिहार फाउंडेशन, जिसकी इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, उसका नंबर है 8448458846। हिंदी में बता देता हूं 8448845846। ये बिहार फाउंडेशन का नंबर है। बिहार फाउंडेशन हर दिन तस्वीर डाल करके ये दावा करती है कि हम देश के विभिन्न शहरों में बिहार के लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप भी आजमा लीजिए कि वास्तव में ये नंबर आप लोगों की मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके अलावा पटना में आपदा प्रबंधन विभाग का नंबर भी आपको दे देता हूं, वहां भी आप फोन करके सूचना दे सकते हैं। बिहार के लोग भी जो बिहार के अंदर रह रहे हैं वो भी आपदा प्रबंधन विभाग को फोन कर सकते हैं। 0612-2547-371 एक नंबर है, 0612-2294-204। इन तमाम सारे नंबरों पर फोन करिए, उनको समस्या बताइए और समस्या का समाधान ना हो तो नेशनल जनमत को बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात इन वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। नेशनल जनमत देश के लोगों से भी अपील करता है कि तमाम सारे सरकार के अघोषित प्रवक्ता सरकार के बदइंतजामी को बचाने के लिए मजदूरों पर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम सारे वो अधिकारी जिनको ज़्यादा काम करने की आदत नहीं होती है, लेकिन इस समय लॉकडाउन की वजह से कोरोना महामारी को देखते हुए उनको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन में मजदूरों को ब्लेम कर रहे हैं। 1-2 मजदूरों के घर का उदाहरण देकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों के यहाँ भरा पड़ा है और वो सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसका दूसरा पहलू समझिए कि तमाम सारे मजदूरों के यहाँ खाने के अलावा उनके घर में कोई शख्स बीमार है, उसकी दवा की भी समस्या है। ऐसे समय में जब उनकी मजदूरी नहीं चल रही है तो केवल खाने से दवा नहीं आ जाती। तो अगर किसी मजदूर के यहाँ से इस तरह की खबर आती है कि उसको जो लंच पैकेट दिए गए राहत सामग्री उसने कहीं बेच दी, तो उसको बेच करके वो घर की दवा ला रहा है, तो इसमें तकलीफ कहाँ है? उसको बेच करके वो करोड़पति नहीं हो जाएगा। बल्कि उन अधिकारियों से पूछिए कि उनको जो आप राहत सामग्री दे रहे हैं वो आप द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और लिए जा रहे कमीशन का 1% हिस्सा भी नहीं है। तमाम सारे जिलों में संवेदनशील अधिकारी जो नियुक्त हैं वो अपनी संवेदनशीलता की वजह से मजदूरों की मदद भी कर रहे हैं और उनको जरूरी सामग्री भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी गलत मानसिकता से ग्रसित लोग मजदूरों पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करें जो इन मजदूरों के बीच में घुस करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी क्षमता से इन लोगों की मदद भी करते रहें, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता है कि आगे ये स्थिति कितनी भयावह पहुंच जाएगी। मजदूरों के लिए अभी की समस्या नहीं है, आगे आने वाले समय में बेरोजगारी में उनकी हालत और बिगड़ने वाली है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है